नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो अगर कोई अनम्यूट है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूट कर ले, ताकि इस प्रोग्राम का हम अच्छे से आनंद ले सके। सुनीता भाभी, सुनीता माहेश्वरी जी, उनकी मधुर वाणी सुना, सच में दिल गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस इसी प्रकार आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद बना रहे, यही मनोकामना करता हूं। सुचिता जी राठी, आपका बहुत अच्छा यहाँ पर संचालन रहा, और विशेष धन्यवाद देता हूँ रंजना भाभी को, रंजना जी बू, जिन्होंने लगातार मुझसे संपर्क बनाए रखा और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आज आपने लिया है। उज्ज्वला जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे विचार यहाँ रखे हैं, मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और समस्त नासिक महानगर माहेश्वरी महिला सभा, इसके सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बधाई देता हूँ, तहे दिल से साधुवाद देता हूँ। और एक चीज सबसे पहले बता देता हूँ कि वकील आदमी हो, झूठ बात नहीं करता। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। सुनीता भाभी, आप हंस रहे हो क्योंकि वकील जहां शब्द आ जाता है वहां ऐसा लगता है कि ये झूठ बात करेंगे। बिल्कुल झूठ बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सच बात कहूंगा कि नासिक महानगर माहेश्वरी महिला सभा द्वारा आयोजित साइबर क्राइम इस विषय पर उद्बोधन हेतु वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित कर आपने मुझे सम्मानित किया है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और वक्ता का डेफिनेशन पहले आपको बताता हूं कि जो घर में बात करने का साहस नहीं रखता या जो घर में बात नहीं कर सकता, वो वक्ता बन जाता है। वो सारी भड़ास बाहर जाकर निकाल लेता है। जैसा कहा जाता है कि बचपन से जिसको ताका झाकी करने की आदत होती है, वो बड़ा होकर फोटोग्राफर बन जाता है। उसी प्रकार जो घर में बात करने की साहस नहीं रखता, वो वक्ता बन जाता है। तो उसी प्रकार का मैं एक वक्ता हूं। मेरी धर्मपत्नी भी साथ में जुड़ी हुई है और आप सब साथ में खड़े हो, इसीलिए मैं ये बात करने की साहस रख रहा हूं। अभी जो कोविड-19 हुआ, कोरोना महामारी आई, तो हम एक संकट में फंस गए। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, नेटवर्क, इंटरनेट, इसके चक्रव्यूह में फंस गए। पहले हम बाहर निकलते थे, कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन लगा, हम घर से बाहर निकलना हमारा बंद हो गया। तो हम इन सब चीज़ों के, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के साथ में जुड़े रहे। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि जहां पर कुछ एडवांटेजेस है, वहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो उसी प्रकार के डिसएडवांटेजेस आए। साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स को ये मौका मिला और उन्होंने धड़ल्ले से ये क्राइम किए हैं। अब इस कोरोना महामारी के वजह से सुनीता जी काफ़ी अच्छे से जानती है कि पहले से इस प्रोग्राम में रही है। मेरे ख्याल से उज्ज्वला जी भी काफ़ी एक्टिव है। तो इसके अंदर ये होता है कि हम पहले प्रोग्राम जो होते थे रूबरू होते थे। रंजना भाभी, सुनना कि पहले जो प्रोग्राम होते थे हम रूबरू होते थे। एक प्रोग्राम के अंदर, एक हॉल में, एक किसी बड़े प्लेस पर ये प्रोग्राम
ऑर्गेनाइज किए जाते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से प्रोग्राम जूम मीटिंग के द्वारा किए जाते हैं। हम जूम मीटिंग के द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं और लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम करते समय मेरी एक शिकायत है कि इसमें यह होता है कि वक्ता को श्रोताओं का रिस्पांस समझ में नहीं आता। आप रूबरू प्रोग्राम करते हो तो आपको पता चलता है कि आप श्रोताओं के दिल तक पहुंचे हो या नहीं। श्रोता आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ये आपको समझ में नहीं आता है, या सुन के अनसुना कर रहा है ये भी नहीं समझ में आता है। अभी पिछले एक 5-6 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया था। तो एक भाभी जी उस प्रोग्राम को उस भाभी जी ने अटेंड किया। अब भाभी जी का ध्यान इस जूम मीटिंग की तरफ नहीं था, वो अपने में कहीं लगे हुए थे। गुड्डू को संभाला जा रहा था, स्वीटी नीचे कुर्सी के पास बैठकर रो रही थी, बीच में कभी कभी तो भी बहू आके कान में कुछ कह के जा रही थी। माहेश्वरी महिला मंडल जूम मीटिंग कुछ डिस्टर्बेंस है व्यवहार में तो कैन करो दे व्यवहार, कहीं आवाज आ रहा है, कहीं डिस्टर्बेंस है, प्लीज अनम्यूट करिए। तो और पति महोदय कहीं तो भी घूम रहे हैं आगे पीछे, तो इसके वजह से हमारा कंसंट्रेशन वहां से निकल जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया मुखर होकर सुनिए, ताकि मुझे कहने में आनंद आए, आपको सुनने में आनंद आए। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, मैं कहता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे और बात आपके दिलों तक नहीं पहुंचेगी। और एक चीज आपको और बता देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है साइबर क्राइम, जो आम हुआ है, कई लोग उसके शिकार हुए हैं। बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपके दिमाग पर लोड आए। बिल्कुल आसान शब्दों में, हल्के फुल्के शब्दों में आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। साइबर क्राइम के हर पन्नों को आपके सामने ओपन करने की कोशिश करता हूं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि लंबा स्पीच नहीं दूंगा, क्योंकि लंबा स्पीच हो जाता है तो फिर उसके बाद में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो लंबा स्पीच नहीं दूंगा, कि लंबा स्पीच देने के बाद कई संकट आ जाते हैं। बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वकील आदमी हूं, कोई झूठ बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं आपको, भगवान कसम बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। एक प्रोग्राम में मैं गया था, मैं कुछ वहां पर स्पीच दिया, और स्पीच चलते चलते एक बुजुर्ग पदाधिकारी चल बसे, नहीं रहे। अब जैसे ही बुजुर्ग पदाधिकारी चल बसे, पुलिस आ गई, मुझे पकड़ लिया गया, अदालत में जज साहब के सामने खड़ा किया गया। बोले आपने इतना स्पीच दिया, इसके वजह से बुजुर्ग पदाधिकारी चल बसे, अब आपको फांसी होगी, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बिल्कुल सच्ची बात है सुनीता जी, अंजू सुनना। तो बोले आपको फांसी होगी, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो मैंने कहा कि जज महोदय, मैंने तो उनको आधा ही स्पीच सुनाया था, तभी वो चल बसे, और मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं वही स्पीच पूरा आपको सुनाना चाहता हूं। और यह सुनते ही जज साहब ने मेरे को बरी कर दिया। रंजना भाभी बिल्कुल सच्ची घटना है ये। तो इसीलिए लंबा स्पीच नहीं दूंगा, कम शब्दों में, और
आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे आराध्य दैवत उमा महेश जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं और उमा महेश जी के चरणों में सिर्फ इतना ही कहता हूं कि शिव के ज्योति से नूर मिलता है, कि शिव के ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सरूर मिलता है और जो भी जाता है भोले बाबा के चरणों में उन्हें आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बरसता रहे, यही मनोकामना करता हूं। मां शारदा को प्रणाम करता हूं, मां भारती को प्रणाम करता हूं। और सुचेता जी, अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस हुआ है, हमारा महान तिरंगा हर जगह पे लहराया है। तो तिरंगे के लिए 2 लाइन कहता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं कि तिरंगे के लिए कहता हूं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों में इन्हें जलाए रखना, और लहू दे करके की है जिसकी हिफाजत शहीदों ने, उस तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। और यह तिरंगा हम सबके दिल में होना चाहिए। आइए हम मुख्य धारा की ओर बढ़ते हैं। आप सबके उपस्थिति को पुनश्च एक बार प्रणाम करता हूं। और एक अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा आयोजन और एक अच्छा प्रयोजन यहां पर होने जा रहा है। अंजलि और मैं क्लासमेट हैं, अभी भाभी ने बताया। तो अंजलि की और मेरी सामाजिक दायित्व के प्रति कई बार बात होती रहती थी। अंजू भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी है, मैं भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूं। तो सामाजिक दायित्व क्या होता है इसके प्रति कई बार चर्चा होती थी। और तब नासिक महानगर माहेश्वरी महिला सभा के बारे में कई बार बात हुई और यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का काम सराहनीय है, प्रशंसनीय काम है। और वैसे भी माहेश्वरी मंडल कहीं का भी हो, पूरे विश्व का राजस्थानी महिला मंडल, अग्रवाल महिला मंडल, माहेश्वरी महिला मंडल और समस्त नारी शक्ति एक अच्छे काम में, एक अच्छे सामाजिक कार्य में हमेशा जुड़ी होती है। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से आप जो काम करते हो, तो आपके लिए 2 लाइन कहता हूं कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है। कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान तोलना बाकी है। बहुत खूब। तो आपके कार्य को प्रणाम। और एक बार मैं चाहता हूं कि सब एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बजाएं। किसी के हाथ न रुके। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सबके हाथ बजे, सबकी तालियां जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए धन्यवाद कांता भाभी। आइए हम साइबर क्राइम की ओर बढ़ते हैं। यह परिचय था, साइबर क्राइम की ओर अग्रसर होते हैं। साइबर क्राइम क्या है? तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, नेटवर्क, इंटरनेट, इनके माध्यम से किया हुआ क्राइम यानी साइबर क्राइम। बिल्कुल आसान शब्दों में है, टेक्निकल बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा। अब इसके अंदर साइबर क्राइम में
एक सबसे बड़ा फीचर होता है, एक सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट होता है जिसके थ्रू साइबर क्राइम किया जाता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी काफी उसकी चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो किसी के भी स्पीच को हमें जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश करना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए कि मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, मैं जो भी बात कहूंगा सब प्रमाण कहूंगा, प्रमाण के साथ आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि मोदी जी ने कोई स्पीच दिया है। अब उस स्पीच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस तरीके से बनाया गया कि मानो मोदी जी कह रहे हो कि आज दिनांक 5/9/2021 रात 8 बजे से 2000 रुपए के नोट निरस्त किए जाएंगे। सभी भाभियां घबरा गई। ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सच नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं रंजना भाभी। आपको याद होगा वो किस्सा रात को 8 बजे वाला। सबसे ज्यादा पैसा महिलाओं के पास निकला। जो महिलाएं कहती थी कि जहर खाने को पैसा नहीं है, घर में से इतना पैसा लेकर आई कि पूरा मोहल्ला जहर खा लेता था। 2-2 लाख रुपए लेकर आई महिला अंदर से, घर में से। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत नासिक से हुई है। आपको शायद पता नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होने वाले क्राइम की शुरुआत नासिक शहर से हुई है, प्रॉपर नासिक से हुई है। 3 बड़े किस्से, 3 बड़े वाकया, 3 बड़े प्रसंग जो पूरे विश्व विख्यात है, वो तीनों के तीनों नासिक में हुए हैं। खैर, पहले टेक्नोलॉजी अलग थी, अभी टेक्नोलॉजी अलग है। अभी हम कंप्यूटर के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। पहले अपने आप को उस तरीके से बनाया जाता था। तो वो किस्से बताऊं आपको कौन से? सबसे पहला किस्सा आप सुनिए। मैं वो किस्सा कहने के पहले ये आपको स्पष्ट कर देता हूं कि नासिक के लोग बहुत भोले होते हैं, दिल के बड़े सरल होते हैं नासिक के लोग। ऐसा नहीं है कि नासिक के प्रॉपर रहने वाले जो औरंगाबाद से नासिक में आकर बस गए वो भी बहुत भोले होते हैं। कहीं से भी नासिक में आकर जो व्यक्ति रहता है वह दिल का बड़ा नेक होता है, बड़ा सरल स्वभाव का होता है। तो ये किस्से जो है मैं अभी आपको बता रहा था, वो किस्सा ये है कि सबसे पहला किस्सा आपको बताता हूं। आपको लगेगा कि सही में ये इस प्रकार से चीटिंग की गई, क्योंकि साइबर क्राइम का बेस है चीटिंग, फंसाना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 420 ऑफ आईपीसी ये साइबर क्राइम का बेस है। यहीं से साइबर क्राइम की शुरुआत होती है। हम किसी भी प्रकार से फंसाए वो क्राइम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा हुआ कि मारीच राक्षस, त्रेता युग में राम पंचवटी में रहा करते थे, और मारीच राक्षस सुवर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी आया और राम जी को पंचवटी से दूर लेकर गया। पहला किस्सा। दूसरा किस्सा, रावण साधु का रूप लेकर पंचवटी आया और सीता का हरण कर लेकर गया। इस प्रकार का रूप धारण करना आसान नहीं है, यह टेक्नोलॉजी है।
और तीसरा किस्सा, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि का आश्रम था। उनकी धर्मपत्नी अहिल्या और इंद्र भगवान, इंद्रदेव वहां पर गौतम ऋषि का रूप धारण करके आए और उन्होंने अहिल्या के साथ असंग किया। यह तीसरा किस्सा। तो तीनों किस्से नासिक से जुड़े हुए हैं और तीनों बड़े किस्से हैं। सच है। लेकिन खैर, नासिक के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी इससे आगे जाने के बाद सुनीता भाभी सुनना कि हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के हृदय में एक अंदर की शक्ति होती है, दिल की शक्ति होती है। मुझसे ज़्यादा आप महिलाएं जानती है। मैं एक्चुअली, मेरे साहस की तो प्रशंसा होनी चाहिए, इतने महिलाओं के बीच में बोल रहा हूं। अच्छा नहीं बोल सकता। तो हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के हृदय में एक शक्ति होती है। उस शक्ति के द्वारा वह व्यक्ति पहचान सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है। महिलाओं में तो ये शक्ति भगवान ने ज्यादा डाउनलोड करके दी हुई है। पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं और जल्दी पहचान लेती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो इस शक्ति को पहचानना, क्या सही है क्या गलत है, यह जानना, इसीलिए आज का प्रोग्राम है। मान लीजिए हमारे साथ कोई क्राइम होने जा रहा है, तो हमारा दिल कहता है कि यह गलत है, और हमारा दिल बार बार हमारे दिमाग तक वो मैसेज भेजते रहता है। अगर सही समय पर हमारे दिल के थ्रू निकला हुआ वो मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंच गया, तो हमें कोई नहीं फंसा सकता। अगर उस दिमाग ने उस मैसेज को पढ़ लिया, तो हम साइबर क्राइम के झांसे में कभी नहीं आ सकते, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन दिमाग तक वो मैसेज पहुंचने में देरी हो गई, या दिमाग ने उस मैसेज को नहीं पढ़ा, तो हम साइबर क्राइम के झांसे में आ जाते हैं। तो अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए नासिक महानगर माहेश्वरी महिला सभा ने आज यह प्रोग्राम रखा है, ऐसा मेरे को लगता है। अंदर की छुपी शक्ति को हमें पता चलना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसी एक शक्ति, उज्ज्वला भाभी सुनना, कि ऐसी एक शक्ति हनुमान जी के पास थी। सुनीता भाभी, जब हनुमान जी सूर्य भगवान को खाने के लिए गए, उसके बाद उनमें जो शक्ति थी, उड़ने की शक्ति, वह शक्ति उनके विस्मृति में चली गई, भूल गए। और जांबुवंत जी ने, जब युद्ध का समय आया रामेश्वर के तट पर, जांबुवंत जी ने उन्हें उस शक्ति का परिचय करवाया। तो यह छुपी हुई शक्ति जो है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस शक्ति का परिचय हमें आज करना है। साइबर क्राइम को जानना है कि साइबर क्राइम क्यों होता है। साइबर क्राइम सिर्फ दो ही तथ्यों की वजह से होता है, सिर्फ दो ही रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से साइबर क्राइम होता है। एक होता है लालच और दूसरा होता है डर। अगर हमारे मन में लालच निकल जाए, हमारे मन से लालच निकल जाए, हमारे मन से डर निकल जाए, तो साइबर क्राइम कभी हो ही नहीं सकता। क्रिमिनल तो क्या, उसका बाप भी आ जाए तो हमारे को कोई नहीं फंसा सकता। यह सच्चाई है। अभी और एक बात बताता हूं आपको, बिल्कुल सच्ची बात है कि 2 सर्वे हुए हैं। अंजू सुनना, कि 2 सर्वे हुए हैं साइबर क्राइम से लेकर। पूरे वर्ल्ड में
वो सर्वे किए गए हैं। एक सर्वे तो ये है कि मारवाड़ी आदमी अन्य जाति या धर्मों के मुकाबले में साइबर क्राइम के चक्कर में कम फंसता है। जाति वाइज, धर्म वाइज उसका सर्वे किया गया। सॉरी। तो मारवाड़ी आदमी इस साइबर क्राइम के चक्कर में कम फंसता है। इसकी वजह है कि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एक दिल में हमारी शक्ति होती है, एक चेतना होती है। वो छुपी हुई शक्ति मारवाड़ी आदमी के दिल में बहुत ज्यादा होती है। मारवाड़ी व्यक्ति पहले से अलर्ट रहता है। मारवाड़ी व्यक्ति, आपने देखा होगा, हम सब राजस्थान से, हम सब मारवाड़ी है। आपने देखा होगा कि हम आसानी से धोखे में नहीं आते, समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं उसका एक ये बताता हूं कि अगर मारवाड़ी व्यक्ति को, मारवाड़ी आदमी को, मारवाड़ी सेठ को अपने दुकान से बैंक में अगर जाना होगा तो वो क्या करेगा? नौकर से कहेगा कि दुकान का ध्यान रखना, और सामने वाले दुकानदार के पास जाकर कहेगा कि नौकर का ध्यान रखना। जब बैंक का काम पूरा करके वापस लौटेगा तो नौकर से दुकान की सारी जानकारी लेगा, ग्राहक के बारे में जानकारी लेगा, और सामने वाले दुकानदार के पास जाकर नौकर की जानकारी लेगा। ये सिक्स सेंस है, और इसीलिए मारवाड़ी आदमी साइबर क्राइम के धोखे में कम आता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि 100% मारवाड़ी आदमी नहीं आता है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो कम आता है। और दूसरा सर्वे यह है कि महिलाओं के अपेक्षा पुरुष साइबर क्राइम के धोखे में जल्दी आ जाते हैं। इसकी वजह है कि पुरुष भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, इसीलिए साइबर क्राइम के धोखे में जल्दी आ जाते हैं। और हम लोग तो मारवाड़ी आदमी, मैं इसलिए मारवाड़ी पे आ रहा हूं कि सब मारवाड़ी भाई है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मारवाड़ी बहनें हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक किस्सा था कि हम तो कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। एक मारवाड़ी व्यक्ति, एक मारवाड़ी लड़का बाजार से गुजर रहा था तो सामने एक ताऊ आ गया। अब एक्सीडेंट हुआ, ताऊ की धोती फट गई। लड़का जाने लगा, मारवाड़ी लड़का जाने लगा, ताऊ ने हाथ पकड़ लिया, बोले किधर, धोती फटी है, पैसे दे। मारवाड़ी लड़के ने पूछा कितने, तो बोले 100 रुपए। इसने 100 रुपए निकाल कर उसको दे दिए। अब ताऊ ने पैसे जेब में रख लिए, जाने लगा, मारवाड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले किधर, पैसे दिए, धोती दे। अगला ताऊ 1000 रुपए देकर गया। तो ये है मारवाड़ी आदमी। तो इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि मारवाड़ी आदमी इस चक्कर में कब फंसता है। और अब आता हूं मुख्य विषय पर, साइबर क्राइम। किसी का चालू है शायद, म्यूट करिए प्लीज। तो अब आता हूं मुख्य विषय पर, साइबर क्राइम पर। आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी। आप अपनी को अनम्यूट कर लीजिए। सर अपने आप को अनम्यूट करो। किया है, अनम्यूट है वो। तो आपने शोले पिक्चर देखी होगी। शोले पिक्चर में गांव वाले बैठे हैं, डाकू घोड़े पर बैठकर आते हैं और गांव को लूट कर चले जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, चाइना गेट आया। चाइना गेट में डाकू गाड़ी में बैठकर आए और गांव को लूट कर चले गए। अब टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई है
डाकू घोड़े पर या गाड़ी पे नहीं आते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी बदली, डाकू नहीं बदले। डाकू आज भी है और अधिकतर डाकू झारखंड जिले के अंदर जामताड़ा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, कड़मातर नाम का वहां गांव है। उस गांव में 100% लोग वहां के जो है वो इस साइबर क्राइम के ऑफेंस के अंदर लिप्त है। 100% जितने भी युवक है, युवतियां है, वो सारी के सारी उस साइबर क्राइम के इस ऑफेंस के अंदर काम करती है, साइबर क्राइम करती है। अभी हाल ही में एक मूवी बनी थी नेटफ्लिक्स पर, जामताड़ा नाम की, आप देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। उससे काफ़ी एक हमारा जो ज्ञान है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है, हम अलर्ट हो जाते हैं। तो साइबर क्राइम के अंदर कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स है साइबर क्राइम में। हैकिंग, फिशिंग, कई प्रकार से हमें बुद्धू बनाया जाता है, लूटा जाता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है फिशिंग। अब फिशिंग यानी क्या? बिल्कुल आसान है। फिशिंग यानी मछली पकड़ना। अब अगर मान लो कि कोई व्यक्ति किसी दरिया के किनारे, किसी नदी के किनारे, समंदर में अगर मछली पकड़ता है, तो जिस प्रकार वो घंटों उस मछली का इंतज़ार करता है, तो ये जो साइबर ऑफेंडर है वो भी उसी प्रकार हमें फंसाने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं, उसके लिए चारा लगाते हैं और हमें उस चारे के लालच में नहीं आना है। यही अलर्टनेस है। अब एक किस्सा आपको सुनाता हूं कि मैं खारगर में रहता हूं, तो खारगर के पास नेरुल है, यहां से एक 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर। तो एक महिला फेसबुक पर उसकी जॉन नाम के एक व्यक्ति के साथ में फ्रेंडशिप हुई। बिल्कुल सच्ची घटना है, न्यूज में भी आई है और न्यूज़पेपर में भी आई है। तो जॉन नाम के एक व्यक्ति के साथ उसकी फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई और काफी दिनों तक वो फ्रेंडशिप चलती रही। वो वेट करते हैं, वो सही समय आने का इंतजार करते हैं। सॉरी। तो कुछ दिनों तक फ्रेंडशिप चली, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय हेलो चलता रहा और उस महिला का बर्थडे आया। तो बर्थडे आने से पहले उस जॉन नाम के व्यक्ति ने उसे फेसबुक पर एडवांस में हैप्पी बर्थडे भेजा और उसे कहा कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे बर्थडे पर कुछ गोल्ड ज्वेलरी, कुछ डॉलर, कुछ महंगे मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें मैं तुमको देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं। उस सब चीजों का उसने फोटो भी फेसबुक पे अपलोड किया था। महिला लालच में आ गई। मैं पहला किस्सा जो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार से हम साइबर क्राइम में फंसते हैं। तो पहला है लालच, मैं लालच पे आता हूं। तो वह महिला लालच में आ गई और लालच में आकर उसने उससे एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छा लगा उसको कि मेरा इतना बढ़िया दोस्त है, मुझे इतनी सारे ज्वेलरी और सब दे रहा है, जिसका कॉस्टिंग वाइज अगर सोचते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का उसका कॉस्टिंग था। वो सारा सामान उसने जो बताया उसका कैलकुलेशन। इसके बाद उसने, जॉन नाम के व्यक्ति ने, एक कुरियर का एक रिसीट बनाया कि देखिए मैंने आपको कुरियर से भेज दिया है। 2 दिन के बाद सुधीर झा नाम का एक व्यक्ति उस महिला से आकर मिला। मैं उस महिला का नाम नहीं लूंगा, प्राइवेसी किसी की डिस्टर्ब नहीं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो ऑफेंडर है उनका नाम जरूर आना चाहिए। वो भी मैं एश्योर नहीं कि उसका नाम सुधीर झा ही था, लेकिन जो न्यूज़ में आया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सुधीर झा नाम का व्यक्ति उस महिला के घर पे गया, उससे मिला
और उसने कहा कि एक कुरियर टेक्सास अमेरिका से निकला है आपके लिए, कस्टम में आया है, उसका क्लियरेंस आपको करना पड़ेगा। उसने जॉन से बात की, जॉन ने भी कहा कि मैंने कुरियर भेजा है लेकिन कस्टम क्लियरेंस करना पड़ेगा। तो सुधीर झा की बातों में आकर उस महिला ने 7 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। 7 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी ट्रांसफर हो गई। फिर 2 दिन के बाद एक फोन आया मिश्रा नाम के एक व्यक्ति का। उसने कहा कि आपका कस्टम क्लियरेंस तो हो गया है लेकिन कुछ टैक्सेस है जो आपको पे करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो आपको पे करना पड़ेगा, जिसका टैक्स का जो अमाउंट था उसने बताया 6,29,000 रुपए। महिला लालच में आ गई, उसने 6,29,000 रुपए उसने जो बताए उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए। 13,29,000 रुपए उस अकाउंट महिला के अकाउंट से चले गए। कोई पार्सल नहीं आया, कोई कुरियर नहीं आया, और महिला सिर्फ लालच की वजह से उस धोखे में रही कि मुझे बहुत बड़ा महंगा गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद में जॉन गायब हो गया, मिश्रा गायब हो गया और झा गायब हो गया, तीनों गायब हो गए। तो पहला पाठ हमारा यही है कि हमें लालच में नहीं आना है, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना है। और जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसमें से 60% ऑफेंसेस सिर्फ और सिर्फ लालच के भरोसे, लालच के बदौलत होते हैं। 40% ऑफेंस जो है वो डर के बदौलत होते हैं। अब इस लालच के अंदर कई बार यह होता है कि OLX पे काफी फ्रॉड हो रहे हैं। आप जानते हो कि हम OLX पे लिख देते हैं कि ये चीज हमें बेचना है, या कोई चीज अगर हमें खरीदनी है तो हम कह देते हैं कि ये चीज में हम इंटरेस्टेड है। तो एक किस्सा हुआ था कि एक फौजी अफसर, OLX में बताया गया कि ये फौजी अफसर है और उसकी वो गाड़ी है, बुलेट है, और वो बेचना चाहता है। जब एक व्यक्ति ने, खारगर का ही एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने वो खरीदने की कोशिश की तो उस फौजी व्यक्ति ने निगोशिएशन किया। जो बुलेट 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलती है वो सिर्फ 50,000 रुपए में उसे देने के लिए रेडी हो गया था। इसके कहने के मुताबिक उसने एक इनिशियल टोकन अमाउंट उस फौजी अफसर को दे दिया। सो कॉल्ड फौजी अफसर था, एक्चुअल फौजी अफसर नहीं था। उस प्रकार का वो जो मैं आपको बताया ना कि वो ड्रेस परिधान कर लेते हैं, उस प्रकार का पूरा मेकअप कर लेते हैं, उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो सो कॉल्ड उस फौजी अफसर ने उससे टोकन अमाउंट लिया और फिर उसे ये कहा कि तुमने जो टोकन अमाउंट दिया वो तुम्हारे बैंक से तो डिडक्ट हो गया लेकिन मेरे पास नहीं पहुंचा है, तो मैं तुमको एक QR कोड देता हूं, आप उसको स्कैन करिए तो वो मेरे इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर हम आके के पैसे देके मैं आपको गाड़ी डिलीवरी कर दूंगा। जैसा ही उसने QR कोड स्कैन किया, उसके अकाउंट से 3.5 लाख रुपए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गायब हो गए। तो ये लालच है। अब डर क्या है? अभी बीच में ये हुआ कि Amazon, अभी जैसा भी हमारा कोरोना और ये सब जो चल रहा है अभी, तो उस पीरियड में क्या हुआ कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा की। Amazon, फ्लिपकार्ट और कई कंपनियां जो है उनके माध्यम से, उनके थ्रू हमने ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी की। तो कुछ लोगों के पास पार्सल लेके डिलीवरी वाला बंदा आ जाता है और घर पे आकर कहता है कि ये आपका पार्सल आया है और आपको ये पार्सल लेना पड़ेगा। इसके 899 रुपये, 900 ऐसी कुछ अमाउंट बताते हैं, हम उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। तो वो पार्सल लेकर आया। सामने वाले बंदे ने कहा कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दी है, ये मेरा पार्सल नहीं है। तो डिलीवरी बॉय कहता है कि आपको पार्सल तो लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आप उस OTP को मुझे दे दीजिए तो मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर सकता हूं। हम डर जाते हैं, हम उसके बातों में आ जाते हैं
ओटीपी उसको शेयर कर देते हैं, और जैसे ही ओटीपी देते हैं तो सुनीता भाभी, मैं सच कहता हूं कि मैं तो सकते में आ गया कि लड़का ओटीपी लेता है और वहां से वो नीचे तक भी नहीं जाता है, घर से बाहर तक भी नहीं जाता, उतनी देर में पैसे अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। बाप रे। इतने फास्ट है ये लोग। इस प्रकार के सारे काम किए जा रहे हैं, और मुझे कहने में बड़ा संकोच होता है कि अभी एक सेक्सटॉर्शन काफी चल रहा है। मैं आप सभी मुझसे बड़ी हो और माननीय हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ शायद हम सब ऑलमोस्ट एक एज के हों। मुझे कहने में संकोच होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों पे हमें विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सेक्सटॉर्शन के मामले बच्चों में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। बच्चे रूम में अकेले रहते हैं, कोई क्लिप आती है, कुछ सेक्सी क्लिप आ जाती है, कुछ पोर्न क्लिप आ जाती है, बच्चे उस क्लिप को देखते हैं। आगे उसमें लिखा होता है कि अगर आपको पूरा देखना है तो इस लिंक पर जाइए। बच्चे उस लिंक पर चले जाते हैं, और जैसे ही बच्चे उस लिंक पर चले जाते हैं तो बच्चों के गलत वीडियो बनाए जाते हैं। उस वीडियो के माध्यम से बच्चों को डरा धमकाकर उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है भाभी कि हम बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें, उनके कर्मों पर, उनके कामों पर, उनके क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दें। ये हमारा दायित्व बनता है। इसी प्रकार से एक होता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे काफी यूज करने लगे हैं। तो आप लोग भी फोन पे, गूगल पे यूज करते होंगे। तो उसमें एक आता है ऑप्शन कि कैशबैक, कि आपने इतने रुपए यहां से यूज किए हैं या इतने गूगल पे आपने किया है तो आपको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक का अमाउंट बिल्कुल छोटा सा होता है, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, इस प्रकार का कैशबैक का अमाउंट होता है। लेकिन हम उस 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए के लालच में आ जाते हैं। हमारे पास एक लिंक आती है कि आपको कैशबैक मिला है, अभी तक आपने रिडीम नहीं किया है तो आप उसको रिडीम करिए। जब आप रिडीम करने की कोशिश करते हो तो जैसे ही आप रिडीम करते हो तो आपका क्यूआर कोड वहां पर स्कैन किया जाता है और आपके गूगल पे पे, फोन पे पे जो पैसे हैं वो लूट लिए जाते हैं। हमारे मेहनत की कमाई ये ऑफेंडर जो है हमें बेवकूफ बनाकर, हमें बुद्धू बनाकर हमें लूट लेते हैं। दूसरा एक होता है कि हैकिंग। अब हैकिंग में तो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा कंप्यूटर शुरू है, मेरे कंप्यूटर के पास अगर कोई बंदा आता है, खड़े रहता है, कोई डाटा चुरा लेता है तो वो तो हो गया सामने। लेकिन हैकिंग के थ्रू तो क्या है कि मेरे कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल में किसी भी प्रकार से घुसपैठ करके मेरा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो चुराना, यानी हैकिंग है। और हैकिंग के मामले कई सामने आए हैं। हमारे बैंक का जो एटीएम का पासवर्ड होता है, नेट बैंकिंग के जो पासवर्ड होते हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। अब उसका अलर्ट हमें कैसा रखना है, उसके लिए हमें हर महीने में हमारा पासवर्ड चेंज करना है। कुछ दिनों में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक ही महीने में, आपको कुछ अंतराल में, कुछ दिनों में आपको आपका पासवर्ड चेंज करते जाना है ताकि ये जो ऑफेंडर है वो उस पासवर्ड को हैक ना कर सके। और आपको किसी भी बैंक, मैं तो बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, और कई बैंक बार बार आपको मैसेज भी भेजती है कि कोई भी बैंक ओटीपी नहीं मांगती है।
कभी भी कोई भी बैंक फ़ोन करके ये नहीं कहती कि आपका एटीएम ब्लॉक हुआ है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हुआ है, डेबिट कार्ड ब्लॉक हुआ है। कभी भी कोई बैंक नहीं कहती। और जब भी ऐसा फ़ोन आता है तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया ऐसे फ़ोन कॉल अटेंड मत करिए। वहीं से उसको ना कह दीजिए, उसका फ़ोन काट दीजिए। वो बार बार कहेगा कि ठीक है अब आपका कार्ड नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेरा कार्ड नहीं चला तो चलेगा, लेकिन मैं तेरा फ़ोन अटेंड नहीं करूँगा। ये सबसे बड़ा अलर्टनेस रहेगा। आपका पैसा बचाने का सबसे बड़ा अच्छा साधन है कि आपको ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको आपका क्यूआर कोड है वो कहीं स्कैन नहीं करवाना है, और पासवर्ड आपको चेंज करते रहना है। एक इसके अलावा और एक है मैंने लास्ट टाइम पे भी एक बताया था कि कोलकाता के रहने वाली एक नेहा नाम है उनका, उनको मैसेज आया कि आपको लॉटरी लगी है, और बड़ी ह्यूज अमाउंट बताते हैं। लॉटरी के अंदर बड़ी ह्यूज अमाउंट बताते हैं, और उस लॉटरी के लिए जो आपको अगर वो लॉटरी के पैसे चाहिए तो आपको इतना इनकम टैक्स पे करना होगा, ऐसा कहकर उनको लूटा गया। ऐसे कई मामले सामने आते हैं। कई मामलों में हमें लूटा जाता है। फोन पे, गूगल पे, OLX वेबसाइट के थ्रू। और मैंने जो आपको बताया कि फेसबुक पर तो फ्रेंडशिप अननोन पर्सन के साथ करना ही नहीं है। किसी भी हालत में आपको अननोन व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना है। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको डिलीट करिए, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। एक बीच में मैंने सुना था कि दिल्ली में एक व्यक्ति ने पंडित जी बनकर कॉल किया था कि मैं पंडित जी बोल रहा हूं, आपकी हमारी मुलाकात हुई थी और हमें पैसे चाहिए, और इस प्रकार से उस व्यक्ति को झांसे में लेकर करीबन 70 से 80 हज़ार रुपए का उसने चूना लगा दिया था। तो जो जागृत अवस्था में है वो कभी भी धोखे में नहीं आ सकता। हम लालच रूपी नींद की अवस्था में चले गए कि धोखे में आ गए, समझ लीजिए। बड़ा ही आसान तरीका है। एटीएम का पिन कोड, एटीएम का जो पिन है वो हमको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इंस्टाग्राम के अंदर भी महंगे मोबाइल बेचने के लिए ऑफर आती है कि महंगे मोबाइल सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं। वहां पर भी इस प्रकार से हमें लूटा जाता है। अगर आप कहो तो मैं और डिटेल में जाऊंगा, नहीं तो मैंने आपको मोटा मोटा ये बताया है कि किस प्रकार से हमें लूटा जाता है। मेन दो है कि लालच और डर। ये दो जो है जिसके थ्रू हम लूट लिए जाते हैं। और इससे बचने के लिए, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि स्टेज वाइज आप आपके जहन में बैठा लीजिए कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। मेरा अपना भी है, जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक ओटीपी एक दूसरे को नहीं देना है। अंजू, मैं भी तुम्हारा ओटीपी मांगू तो मत देना। तो ओटीपी हमें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। एटीएम पिन किसी को नहीं बताना। हम एटीएम के लिए जाते हैं, एटीएम के पैसे विड्रॉल करने के लिए जाते हैं किसी एटीएम में, तो ये देखिए कि वहां पर और कोई तीसरा बंदा ना खड़ा हो। इस चीज का ध्यान रखिए, तो 100% आपके पैसे सिक्योर्ड है। उसके बाद में मैंने अभी बताया कि अननोन पर्सन के साथ फेसबुक फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। बातों की टोनिंग समझ लेनी चाहिए। आप महिला हो, आपको तो जल्दी पता चल जाता है कि बातों की टोनिंग क्या है, सामने वाले की जल्दी से आपके ख्याल में आ जाता है। तो बातों की टोनिंग आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, उनकी बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। जो यूपी बिहार साइड की जो टोन है वो उनके बातों में आ जाती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जरूर जामताड़ा, कड़मातार, झारखंड उस साइड से कॉल किया गया है। अधिकतर कॉल उस साइड से आते हैं। अब हमें इससे बचने के लिए क्या क्या पैरामीटर है।
साइबर क्राइम आप लोगों के समझ में आ गया कि साइबर क्राइम होता क्या है, कैसे किया जाता है, हमें कैसे फंसाया जाता है, हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि हमें अगर साइबर क्राइम हमारे साथ हो जाए, किसी प्रकार की कोई बीच में फोन आ गया था, सॉरी। तो अगर मान लो कि साइबर क्राइम हमारे साथ में गलती से हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है 100, 100 नंबर डायल करिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ में ऐसी दुर्घटना हुई है, इमीडिएट पुलिस से संपर्क करिए। जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उन्हें बताइए और आपके साथ में जो भी दुर्घटना हुई है उसके बारे में रिपोर्ट लिखवाइए। पहला काम। दूसरा काम है बैंक मैनेजर। जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, क्योंकि साइबर क्राइम करता है आपके बैंक अकाउंट के साथ, गूगल पे अकाउंट के साथ, फोन पे अकाउंट के साथ। तो बैंक अगर है, आपके बैंक के अकाउंट से अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको इमीडिएट बैंक में जाना है, बैंक मैनेजर को बात बताना है, आपको लिखित में उसे कंप्लेंट देना है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा जाने के बाद उस ऑफेंडर के अकाउंट में जाने के लिए थोड़ा समय लगता है। उससे पहले अगर आप बैंक में चले जाते हो तो आपका पैसा सिक्योर हो जाता है, आपका पैसा बच जाता है। अगर आप गूगल पे, फोन पे या और कोई भी, जैसा भीम ऐप है, इसके थ्रू अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो हर कंपनी का कस्टमर केयर होता है। आप इमीडिएट कस्टमर केयर पे कॉल करिए, उन्हें इस वाकया से, इस घटना से अवगत कराइए। हो सकता है कि तब तक पैसा नहीं गया हो, आपका पैसा बच जाने के पूरे पूरे चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा उपक्रम लिया है। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा उपक्रम लिया है, एक बहुत अच्छी वेबसाइट उन्होंने डेवलप करवाई है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसके अंदर आप फोन करके भी कंप्लेंट आपके लिखवा सकते हो। आपके पास अगर पेपर पेन है तो एक नंबर मैं आपको बताता हूं, वो आपके पास आपके डायरी में लिख लीजिए। वो नंबर है 155260। ये देखिए यहां पर एक आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, स्क्रीन पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डेवलप किया है। और जब से ये पोर्टल आया है तब से पूरे भारत में 78% क्राइम जो है, साइबर क्राइम, उसमें रिलीफ मिला है। 78%, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है ये। इसके अंदर आप अगर जाते हो तो आप देखिए होम के बगल में रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम यहां दिया है, और उसके बगल में रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। अब रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम के अंदर जब आप जाते हो, जब आप लॉग इन करते हो इसको, इसके अंदर सिर्फ साइबर से रिलेटेड जो क्राइम है वही इसमें आते हैं। हर्ट, किसी प्रकार का रैशन नेग्लिजेंस या अन्य कोई भी ऑफेंस इसमें नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम आते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। जब अगर किसी के साथ ये दुर्घटना होती है तो आप इसको लॉग इन करिए, तो वहां पर टाइप्स बताए जाएंगे कि आपको किस प्रकार से आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है। आप उसको सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद उसमें आपको
मोबाइल नंबर, डिटेल्स, आपके साथ साइबर क्राइम कब हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, ये सारे डिटेल्स आप जब फीड करोगे तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बहुत इमीडिएट एक्शन में आता है। अभी बीच में मैंने इससे रिलेटेड एक बार बात की थी, यहाँ पर मंत्रालय में भी मेरी बात हुई थी, तब पता चला है कि जैसे ही हम इसको लॉगिन करते हैं, सिर्फ लॉगिन, आप जैसे इसको लॉगिन करते हो वैसे ही वहां का जो ऑफिस में जो बैठा ऑफिस बेयरर है वो अलर्ट हो जाता है। मैंने 24/7 इसके अंदर ऑफिसर्स, स्टाफ इसमें लगा रहता है, और जिस पर जैसे आप लॉगिन करते हो वो स्टाफ वहां पर अलर्ट हो जाएगा। आपने जो की हुई कंप्लेंट है वो इमीडिएट ले ली जाएगी, और कंसर्न बैंक को, कंसर्न जो भी पेइंग अथॉरिटी है, गूगल पे, फोन पे, भीम पे, ये जो भी, उनको वो मैसेज कन्वे किया जाएगा, और जो फंड ट्रांसफर होने जा रहा है उसको विद इन 5 मिनट्स उसको रोक लिया जाएगा। इसके उपरांत अगर मान लीजिए कि नहीं है, बोले 5 मिनट के पहले अगर ट्रांसफर हो गया तब तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन एक चांसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी पैसे की रिकवरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसका भी आपके पास नाम लिख कर रखिए, आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में इसको सेव करके रखिए, उस जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया उसको सेव करके रखिए। और हमारा मेन इंटेंशन होता है कि हमें हमारे पैसे रिकवर हो जाए, हमारे साथ में जो फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड ना हो, जो पैसा गया है वो वापस आ जाए, ये हमारा मेन इंटेंशन होता है। लेकिन फिर अगर फ्रॉड हो जाता है तो क्रिमिनल इतने आसानी से मिलते नहीं है। एक मेरे पास में भी बीच में फोन आया था जामताड़ा से, तो मैंने भी उससे बात की। तो क्या होता है ना कि उनसे गुस्सा करके तो कोई मतलब नहीं है, उनसे छीड़ के तो कोई फायदा नहीं है। हम उसको ये कहते हैं कि तेरे को पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, तो वो सही कहता है कि कर दीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसको पूछा, बोला यार तुम कर कैसे लेते हो इतना बढ़िया, तो बड़ा खुल गया और उसने सारा सुना दिया कि हम कैसे करते हैं। बोला यार तुम तो गुरु निकले। वो बहुत खुश हुआ और उसने सारा सुनाया कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। पूरी टीम होती है, अकेला नहीं होता है, 2-3 लोग मिलके ये सब काम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं है, सेपरेट साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो भी ऑफेंडर रहता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे सजा का प्रावधान है, 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि सजा के अलावा पैसे का भी उसके ऊपर दंडित उसको कर सकता है। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे भी कोर्ट को लगता है उसके ग्रीवेंस देखता है कोर्ट और उसके हिसाब से उसकी ऑर्डर करता है। तो इस प्रकार का साइबर क्राइम का यह सब्जेक्ट मैं आपके दिलों तक पहुंचा हूं, ये मुझे विश्वास है। आप लोगों ने एक अच्छा काम हाथ में लिया है, एक अच्छा कर्म हाथ में लिया है। मेरा एक निवेदन है रंजना भाभी, हाँ जी, आज का ये जो प्रोग्राम है, मुझे पता नहीं कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने लोगों ने उसको अटेंड किया है, लेकिन नासिक महानगर माहेश्वरी महिला सभा की जितनी सदस्य है या आपके परिचय में और भी संगठनाएं होंगी, उस संगठनाओं तक ये जो साइबर क्राइम वाला जो सब्जेक्ट है वो पहुंचना चाहिए, हर सदस्य के पास वो पहुंचना चाहिए। जरूर जरूर, ताकि इसका फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो, लालच में या डर में ना आए। अंत में आपके लिए सिर्फ इतना ही कहता हूं, पूरे नासिक महानगर माहेश्वरी महिला सभा के लिए कहता हूं, सुनीता भाभी, उज्ज्वला भाभी, रंजना भाभी, अंजू,
सुचिता भाभी और भी जो भी थे, सभी लोगों को पुनश्च एक बार प्रणाम करता हूं और आप सबके लिए इतना ही कहता हूं कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि हिम्मत है तो बुझा के दिखा, कि हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद जी।